ओके जी। हम कल जो हमने वीडियो लेक्चर्स देखे थे कैश फ्लोज के हवाले से, सामने आज एक केस सिनारियो हम देख रहे हैं। उसके एस्पेक्ट में कैश फ्लोज को जो है कंप्यूट करना। ये केस सिनारियो है कैपको का, विच इज़ प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय इंपोर्टिंग अ न्यू मशीन which will cost 50,000 US dollars to import it, when the exchange rate PKR to US dollar is 156 to 157. The custom clearance will cost rupees 500,000 and it will arrive at Capco in 3 days at rupees 100,000. ठीक है, at rupees 100,000 cost of transportation. So the installation costs are rupees 1 million. The day this machine is installed will run for a trial run for a week. एक हफ्ते तक तो ट्रायल रन के लिए चलेगी, लेकिन उसके बाद विल बी वर्किंग एट 90% capacity after that. Capco is currently producing 300 megawatts of electricity, which costed it rupees 400,000 per megawatt, and government is paying Capco a locked-in revenue at rupees 600,000 per megawatt. New machine has a maximum capacity of 250 megawatt. The life of machine is 10 years, and Capco uses straight line depreciation method. New machine is efficient and takes about 80% of existing cost. Peak. The revenues are locked in with government, so will save Capco another 20% in cost. Capco is under 35% tax bracket. You are required to calculate cost of new machine, compute cash flows for next 10 years. If Capco replaced old machine with this new one, will it be a wise decision? तो ये आपको इस केस को जो है वो सॉल्व करना है। तो पहला एस्पेक्ट है आपकी कॉस्ट का। तो कॉस्ट में आपकी जो प्राइस ऑफ मशीन है वो है बेसिकली 50,000 US डॉलर्स। ठीक, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट के बाद का जो एलिमेंट है वह है कस्टम क्लियरेंस है 5 लाख की, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 लाख। सो कस्टम क्लियरेंस 5 लाख की, ये पी के और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 लाख है, रुपीज़ है। फिर आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस वो आपका 1 मिलियन। ठीक, इसके अलावा कोई कॉस्ट है जो मशीन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हो? ओके, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बाकी तीन तो हैं पी के आर में, वो है यूएस डॉलर्स में। तो इसको यूएस डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सचेंज रेट गिवन है। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या है हमारा? पी के आर यूएसडी 156 157। पढ़ना क्या है? पी के आर पर यूएस डॉलर्स, यानी एक यूएस डॉलर के एवरेज कितने रुपए? 156 और 157। तो ये दोनों रुपयों में आपको गिवन है, और ये डैश बेसिकली सेपरेटर है। क्यों? ये दो रेट है। पहला रेट कहलाता है बिड, दूसरा कहलाता है आस्क। आस्क को हम ऑफर रेट भी कहते हैं।
और ये हमेशा जो है ये ब्रोकर कोट करता है। ब्रोकर अब इस केस में चूंकि इम्पोर्ट की ट्रांजैक्शन है तो ब्रोकर बेसिकली हमारा बैंक है। सो बैंक ने ये रेट हमें कोट किया होगा कि एक्सचेंज रेट आपको ये लगेगा, ठीक। और ये चूंकि रेट कौन कोट कर रहा है, ब्रोकर कोट कर रहा है, यानी हमारे केस में बैंक को कोट कर रहा है। तो बिड रेट बेसिकली उसका बाइंग रेट है, यानी अगर वो ख़रीदेगा आपसे, क्या ख़रीदेगा, यूएस डॉलर ख़रीदेगा तो 156 का ख़रीदेगा। अगर उसने आपको बेचना है तो कितने का बेचेगा, 157। अब इस केस में आपको यूएस डॉलर्स ख़रीदने हैं या बेचने हैं, चूँकि इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन है तो आपको यूएस डॉलर्स ख़रीदने हैं। इसका मतलब है कि आपका जो रेलेवेंट रेट है वो ये बनेगा 157, क्योंकि आपको डॉलर्स ख़रीदने हैं, ठीक। तो ये 157 पे आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अगर इनके रुपयों का हिसाब लगाएं तो आपको बेसिकली पी के आर कितने बनेंगे, आपके 50,000, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें 157 से तो आपको कितने रुपए चाहिए, बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा 50,000 इंटू 157। हाँ, तो ये आते हैं हमारे पास 7.85 मिलियन, यानी 7, 8, 5 और 4 जीरो। ठीक, तो 7.85 मिलियन ये आपके पास है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस है, अगर उसको मैं यहाँ दोबारा लिखूँ इन पी के, वो होगी 785 0। अब आपने इन सबको ऐड करना है तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कौन सी, इंस्टॉल्ड कॉस्ट। और ये वो कॉस्ट है जिस पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट कितनी बनती है जी हमारे पास, 785 से 85 में हम ऐड करें 6, तो ये आएगा 16, तो ये है जी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 16 लाख बनता है। तो उसमें ऐड करेंगे तो ये आता है 94,50,000, ठीक। तो ये आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट है। तो ये जो आपका पार्ट वन है वो आपका बेसिकली ऐसे सॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ठीक है। और यहाँ आपने बेसिकली ये रुपीज़ में कन्वर्ट। हाँ जी, इसमें किसी को कोई परेशानी प्लीज़, एक्सचेंज रेट के एस्पेक्ट में किसी को कोई टेंशन हुई हो कि आपके लिए रेलेवेंट रेट कौन सा होता है। ओके है जी, ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पार्ट वन का आंसर, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। अब कैश फ्लोज आपको चाहिए। कैश फ्लोज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा कि हम डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। हम पहले डेप्रिसिएशन ले लें, क्योंकि इसकी लाइफ क्या बताई हुई है हमें, 10 ईयर्स बताई। और हमें कहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे आती है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। तो इसका मतलब है ये आएगा 945,000, 4 जीरो से 1 जीरो कम आ गया।
तो ये आपकी पर एनम डेप्रिसिएशन यानी हर साल की डेप्रिसिएशन आती है। तो ये एक एलिमेंट है जो आगे आपने कैश फ्लोज में ऑब्वियसली यूज़ करना है। सो आपकी जो ओल्ड मशीन है उसके डाटा को मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे हमारे रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स बड़े आराम से डिफाइन हो सकते हैं। सो ओल्ड मशीन में हमारे पास जो कॉस्ट है, बेसिकली हम कह लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी, वो उसमें लिखा है कि 4 लाख पर मेगावाट कॉस्ट आती है हमारी। ऐसी था अगर मैं गलत नहीं, हाँ 4 लाख, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 लाख पर मेगावाट। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट। ठीक, इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है। वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर मेगावाट कॉस्ट है आपकी 4 लाख, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 12, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। सो ये आ जाएगा 1200 मिलियन। 400,000 मल्टीप्लाइड बाई 300, 1 2 3 4 5 6, 120 मिलियन। तो हमारे पास भी ऐसे ही है, 3 3, हाँ 120 मिलियन है। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। इसी तरह हमें जो रेवेन्यू है वो हमें कोट किया है उसने कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है इसका 600,000 पर मेगावाट का, कैपेसिटी आपकी 300 की है, तो टोटल रेवेन्यू आपका कैसे आएगा। तो आप 600,000 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 180 मिलियन। ठीक, तो ये आपका रेवेन्यू आ। सो अब अगर आप को ये पता लग गया है तो आप इस ओल्ड मशीन की बेसिस पे उसकी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। और फिर जो एडिशनल आएंगे तो उसमें हम डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हैं। सो वो काम हम यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि नई मशीन कर क्या रही है। सो रेवेन्यू के बाद उसने नई मशीन का एलिमेंट बताया कि मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी है 250 मेगावाट्स। सो न्यू मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हम देखें प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास है उसकी 250 मेगावाट। इसका मतलब यह है कि उसकी कॉस्ट 400,000 पर मेगावाट रहेगी, ये चेंज होगी। इसका रेवेन्यू 600,000 पर मेगावाट है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो रिकॉल करें वो चेंज होगी। यहाँ उसने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि रेवेन्यूज आर लॉक्ड इन, इसका मतलब रेवेन्यू में चेंज नहीं होगा।
लेकिन न्यू मशीन इज एफिशिएंट एंड टेक्स अबाउट 80% ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट। 80% ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट उस पर लागू होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट है इसका 80% बेसिकली आपकी न्यू मशीन की कॉस्ट बनती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट एट न्यू मशीन जो है वो आपकी, वो बेसिकली बनती है 80% का मतलब है 3,20,000 पर मेगावाट आपकी कॉस्ट में। सो आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है यहाँ पे, रेलेवेंट कॉस्ट है वो ये, रेलेवेंट रेवेन्यू जो है वो ये है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एडिशनल ये है। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक एलिमेंट रिकॉल करें कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी होगी, वो रेलेवेंट है आपकी। क्योंकि उसने शुरू में रिकॉल करें, उसने कहा कि एक हफ्ता चलने के बाद ट्रायल रन पे वो उसके बाद 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा। तो 250 का 90% क्या होगा, ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। सो इज इक्वल टू 250 इंटू 0.9, तो ये बनती है 225। तो असल में वो इस नई मशीन से 225 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। ये रेलेवेंट प्रोडक्शन आ गई आपके पास इंफॉर्मेशन। तब आप इसके रेलेवेंट रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आप मैयर कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप इसका जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 300 मेगावाट से हट के आप एडिशनल जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, वो होगा 225। इन 225 पे जो आप कमाएंगे वो इतना कमाएंगे आप, और इन 225 पे जो रेलेवेंट कॉस्ट है आपको पड़ रही वो ये है। ठीक है। सो अब आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बड़ा आराम से बना सकते हैं। रेवेन्यू, ठीक है, 225 मल्टीप्लाई बाय 600,000। ठीक है जी। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको पड़ रही है कितनी, 225 पे, और पड़ रही है 320,000 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट में से और कुछ नहीं, आपने फिर डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर आपको क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, और टैक्स रेट उसने हमें दिया हुआ है कितना, 35%। 35% ही था, हाँ जी 35% है। सो वो आप उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी, और नेट इनकम में आप दोबारा डेप्रिसिएशन अपनी एक्सपेंस जो है वो ऐड बैक कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1, पहले साल काम कर रहे हैं ना। तो जी रेवेन्यू से स्टार्ट करें जी। हमारे पास आया 225 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो ये आता है जी 135 मिलियन। 6 जीरो ये आएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट है 225 और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 320 से। सर 720।
तो ये आ गया 72 मिलियन का। ठीक है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 28 और 35, 63। 63 मिलियन आ गए जी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 945,000। सो 945,000 इसमें से माइनस होना हर साल। सो इज इक्वल टू 63 मिलियन माइनस 945,000। हमारे पास आता है ये 62,055,000। सो इस पे हमने टैक्स देना है 35%। तो वो आता है जी 21719250। और हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, तो वो आएगा 40335750। अब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है 945,000। तो हमारे पास ये अमाउंट इसमें ऐड करें 945,000। तो ये आंसर आता है हमारे पास 41280750। ठीक, तो ये आपका कैश इनफ्लो है फॉर ईयर 1। ईयर 2 में क्या होगा? क्या उसने कहा है कि ईयर 2 में जो है हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगा। कैश फ्लो कौन से वाला? इनफ्लो होगा इसका ऑफ न्यू मशीन। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास टाइमलाइन में अब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली यहाँ टाइम 0 है, 1 है, 2, 7, 8, 9। ये लाइफ ऑफ मशीन है। इसकी टाइमलाइन अगर हम बनाएं तो पहले साल इसने जो पेमेंट करनी है दैट इज़ आउटफ्लो। और वो आउटफ्लो उसका कितना है? कॉस्ट हमने रिकॉल करें, हमने लिखी थी 9,450,000। ये आपकी आउटफ्लो है। ठीक, और हर साल आपका जो इनफ्लो आ रहा है